नमस्कार। हम इस वीडियो में केजीएस टेस्ट सीरीज के थर्ड टेस्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिनका हाल में ही निधन हो गया है, इनसे संबंधित सत्य कथन का चयन करें। कौन कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो आइए देखते हैं सारे कथनों को। पहला कथन है वह 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे, यानी चेयरमैन रहे। बिल्कुल सही बात है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यह कथन गलत है। उन्हें भारत रत्न से नहीं, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण। तीसरा कथन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के चेयरमैन थे। बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 3 हमारा सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है इस साल का नोबेल प्राइज? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जोएल मोकीर, फिलिप अंजियो और पीटर हॉविट को मिला है। इस साल के नोबेल प्राइज विनर पर मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है चैनल में, वो भी जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सबके नाम याद करने के ट्रिक्स भी बताए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में अगस्त 2025 तक शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो नवीनतम देश है हमारा नेपाल। ऑप्शन ए करेक्ट है। IBCA को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर। इसका मुख्यालय है भारत के नई दिल्ली में। यह पहल है 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए, 7 बिग कैट्स के लिए। ये बिग कैट्स कौन कौन से प्रजाति हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मलेशिया ने। और इस बैंक का नाम क्या है? तो राइट बैंक, RYT बैंक। तो मलेशिया ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI पावर्ड बैंक लॉन्च किया है। भारत की बात करें तो HDFC बैंक ने 2017 में देश का पहला AI सक्षम बैंकिंग चैटबॉट लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा गया था एवा। राजगीर में आयोजित हीरो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2025 का शुभंकर क्या था? मैस्कॉट क्या था? तो सही आंसर है चांद, ऑप्शन सी। यह भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में रखा गया था। यह मैस्कॉट चांद एक बाघ है जो कि बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से प्रेरित है और भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, जिनको हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनके सम्मान में है। पांडुलिपियों का संरक्षण हेतु किस पोर्टल का विकास किया गया है? तो ये पोर्टल का नाम है ज्ञान भारतम पोर्टल। ऑप्शन डी करेक्ट है। यह पोर्टल भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन का एक हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्गठित करके 2024 से 2031 की अवधि के लिए शुरू किया गया है। अवधि याद रखिएगा, 2024 से 2031। मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्य या राज्यों में किया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में किया गया था, तो ऑप्शन बी, केवल 3 ये सही है। देखिए, पुष्कर कुंभ मेला और पुष्कर मेला, इन दोनों में अंतर है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। कहाँ लगता है? राजस्थान में। और पुष्कर कुंभ मेला जो है ये उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ मेला 2025 जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव के पास केशव प्रयाग में आयोजित किया गया था। माना गांव को भारत का पहला और अंतिम गांव भी कहा जाता है। यह मेला अलकनंदा और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर लगता है। पुष्कर मेला हम देख ही चुके हैं, ये राजस्थान के पुष्कर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये एक प्रसिद्ध पशु मेला है, ये भी ध्यान में रखना आपको। और पुष्कर कुंभ मेला जो है ये एक दुर्लभ वैष्णव तीर्थ है, जो कि उत्तराखंड के माना गांव में हर 12 साल में लगता है। फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? महिला सिंगल्स, फीमेल सिंगल्स, किसने जीता है? तो ये जीता है कोको गॉफ ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, कोको गॉफ। कोको गॉफ ने हराया था किसको? आर्याना सबलेंका को। ये भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किसको हराकर जीता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में भारत का निकासी अभियान है, मतलब भारतीयों को किसी देश में किसी विषम परिस्थिति में निकालने का अभियान था। सूची 2 में वो संबंधित देश है। तो ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? तो ये है इजराइल से संबंधित। ऑपरेशन सिंधु ये हाल में ही हुआ था, ईरान से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान से संबंधित है।
और ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन से संबंधित है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन डी करेक्ट है। एल रूट सर्वर जो है ये इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाता है। यह सुविधा राजस्थान के जयपुर शहर में पहली बार शुरू की गई है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एल रूट दुनिया के 13 रूट सर्वरों में से एक है जो कि इंटरनेट के डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रबंधन करता है। भारत अमेरिका के संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? रॉकेट कौन सा यूज हुआ है? लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ है? तो वो है GSLV F-16। ऑप्शन बी करेक्ट है। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसको लॉन्च किया गया था GSLV F-16 के द्वारा। GSLV का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। निसार उपग्रह जो है ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। यह दुनिया का पहला दोहरी आवृत्ति वाला यानी L बैंड और S बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो यह है स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर है ये। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन इन चारों में असत्य है? तो देखते हैं सारे कथनों को एक एक करके। MACE विश्व का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला, बिल्कुल सही है। यह है कहां? तो हेनले लद्दाख में। हेनले लद्दाख। दूसरा कथन देखते हैं। मेजरना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप, यह भी कथन सही है। तीसरा BFS भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली, नाम से ही पता चल रहा है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, ये भी सही है। ये बनाया गया है IITM पुणे द्वारा। IITM पुणे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। चौथा कथन है इल कैपिटन विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये भी सही है। ये किसका है? तो USA का है। USA ने बनाया इसे। तो चारों कथन सही है, तो इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो MACE मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट, यह है कहां? भारत के हानले लद्दाख में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोकोव वेधशाला है। मेजरना ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप है। ये चिप टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का यूज करती है। BFS भारत फोरकास्टिंग सिस्टम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपयोग के लिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। इल कैप्टिन ये विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया गया है। इसकी गति जानिए 1.742 एक्साफ्लॉप्स है। एक्साफ्लॉप्स, सोचिए कितना फास्ट है। इल कैप्टिन से पहले कौन सा नंबर 1 पे था? तो फ्रंटियर। सितंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो सितंबर तक जो है ये संख्या थी 93, ऑप्शन बी। लेकिन अभी नवंबर है, नवंबर 2025 तक इसकी संख्या हो गई है 94। भारत का 94वां रामसर स्थल कौन बना है? तो ये बना है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील, गोगाबिल लेक, जो कि कटिहार में अवस्थित है, बिहार के कटिहार जिले में। इसके बारे में भी अगर थोड़ा डिटेल में जानना है तो शॉर्ट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे। सितंबर में 2 स्थल जोड़े गए थे, वो भी बिहार के ही थे। एक का नाम है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील। इससे क्या हुआ था? 93 हो गया था संख्या। अब जो है नवंबर में एक और स्थल जुड़ा, बिहार के कटिहार जिले में अवस्थित गोगाबिल झील, तो अब हो गया है टोटल 94। अगर भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या पूछी जाए तो वो है तमिलनाडु राज्य में। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। सबसे ज्यादा रामसर स्थल विश्व में अगर बोला जाए तो विश्व में है यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम। 8 अक्टूबर 2024 को WHO द्वारा भारत को ट्रैकोमा का उन्मूलन करने वाला देश घोषित कर दिया गया। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। कौन से नंबर का? पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, कौन सा? तो ये है तीसरा।
इससे पहले 2 देश ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। पहला है नेपाल, दूसरा म्यांमार, तीसरा भारत बन गया। ट्रेकोमा है क्या? ट्रेकोमा एक आई डिजीज है। ट्रेकोमा एक ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि अंधेपन का प्रमुख संक्रामक कारण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान और स्कोर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 151वां स्थान और स्कोर है 32.96। यह सूचकांक जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। स्थान 151 और स्कोर 32.96। पिछले साल 159 था, तो 8 स्थानों का छलांग लगाया है। 4 अक्टूबर 2024 को आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा है? तो ये रहा है 704.89 बिलियन यूएस डॉलर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार वो संपत्ति होती है जिसे एक देश का केंद्रीय बैंक अपने देश में रखता है। भारत में यह कौन करता है? तो आरबीआई। इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में आरक्षित स्थितियां। तो 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करके भारत जो है चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजनों को रेखांकित किया गया है। इनमें से संबंधित असत्य विकल्प का चयन करें, मतलब कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र शामिल नहीं है, निर्यात शामिल है, निर्यात, एक्सपोर्ट। तो 4 इंजन कौन कौन हो गए? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। NFHS-5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो सही आंसर है 2, ऑप्शन ए करेक्ट है। सर्वेक्षण कब किया गया था? तो 2019 से 21 के बीच। और इस रिपोर्ट का प्रकाशन किसके अंदर होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर कितना रहा है? तो 2 रहा है, 2 रहा है। सबसे कम टीएफआर सिक्किम में रहा है 1.1, सबसे अधिक टीएफआर रहा है बिहार में 3। NFHS-5 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है इससे क्वेश्चंस पूछे जाए, एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा इस पे। बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित हुआ है, जिसमें बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इस संगठन में नेपाल और भूटान कब पूर्ण सदस्य बने थे? मतलब नेपाल और भूटान बिम्स्टेक का सदस्य कब बना था? तो ये बना था 2004 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहां पे यह ध्यान रखिएगा, 6ठा बिम्स्टेक सम्मेलन कहां हुआ? तो बैंकॉक में, थाईलैंड में, जिसमें कि बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। तब इसे BISTEC, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से जाना जाता था। फिर 1997 में इसमें शामिल हुआ म्यांमार, तो इसका नाम हो गया BIMSTEC। फिर नेपाल और भूटान की एंट्री हुई 2004 में। फिर 2004 में बैंकॉक में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, इसमें इसका आधिकारिक नाम रखा गया बिम्स्टेक। कुल 7 सदस्य देश हैं इसमें, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। अप्रैल 2025 में इसका 6ठा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो कहाँ? तो बैंकॉक, थाईलैंड में, जिसमें बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इसका स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो ढाका में, बांग्लादेश में, जिसकी स्थापना हुई थी 2024 में। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में, और इसके सचिवालय की 2014 में। निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उसके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी ये हुआ था 1984 में। चेरनोबिल त्रासदी जो कि यूक्रेन में है, ये हुआ था 1986 में। गुजरात भूकंप जो कि भुज में हुआ था, ये हुआ था 2001 में। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 2004 में। तो क्रम देखिए सही कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3, 4, ये क्रम में ही व्यवस्थित है। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी ये हुआ था दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में। यहाँ पे एक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत बड़ी आपदा आई थी।
चेरनोबिल त्रासदी हुआ था यूक्रेन में, तभी वो तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। यहां चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया था। गुजरात में जो भूकंप आया था भुज में, वो बहुत शक्तिशाली था। रिएक्टर पैमाने पर 7.7 मापा गया था इसका तीव्रता। हिंद महासागर में जो सुनामी आया था वो दिसंबर 2004 में आया था। रेपो दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव क्या होगा? तो रेपो दर में अगर वृद्धि हो गया तो ऋण महंगा हो जाएगा। ऑप्शन 2। रेपो दर यानी रेपो रेट होता क्या है? जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में आरबीआई है, वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। तो अगर हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे तो वाणिज्यिक बैंक जो लोन लेंगे तो वो महंगा हो जाएगा, लोन उनके लिए महंगा हो जाएगा, तो जो ग्राहकों को लोन देंगे उस पर ब्याज दर बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिक ऋण महंगा हो जा रहा है। पहली हरित क्रांति से द्वितीय हरित क्रांति में मुख्य अंतर क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर फोकस। पहली हरित क्रांति का नारा था अधिक उपज, जबकि द्वितीय हरित क्रांति का नारा था अधिक उपज टिकाऊ ढंग से सभी के लिए। तो द्वितीय हरित क्रांति जो है ये पर्यावरणीय स्थिरता, जैव प्रौद्योगिकी और छोटे किसानों पर जोर देती है, जबकि पहली वाली उत्पादकता पर केंद्रित थी। कॉलम ए में योजना दिया हुआ है जो पंचवर्षीय योजना, और कॉलम 2 में उसकी कालावधि दी हुई है। तो मिलान करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 टू 1956, वार्षिक योजनाएं 1966 टू 1969, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 टू 85। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं, उनके मुख्य फोकस और समयावधि दिए हुए हैं, इनको एक बार जरूर नजर डालिए। बराबर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किसी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक होने पर इसे क्या कहा जाता था? मतलब निर्यात अधिक है, आयात कम है, तो इसको बोलते हैं व्यापार अधिशेष। यानी अगर निर्यात यानी एक्सपोर्ट ज्यादा है और आयात कम है तो हमें सरप्लस मिलता है, तो इसे बोलते हैं व्यापार अधिशेष। ये आर्थिक मजबूती का संकेत है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में सहायक होता है। 3 स्थितियां होती है, इन तीनों को देख लेते हैं। पहला है व्यापार अधिशेष, जो भी हमने देखा, मतलब निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। इसे सकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है व्यापार घाटा, ट्रेड डिफिसिट। इसमें क्या होता है? आयात ज्यादा हो जाता है, निर्यात कम हो जाता है, मतलब हमारा देश बाहर से ज्यादा खरीद रहा है, मतलब विदेशी मुद्रा बाहर जा रहा है। इसे बोलते हैं नकारात्मक व्यापार संतुलन। एक होता है बैलेंस ट्रेड, संतुलित व्यापार, इसमें निर्यात आयात के एकदम बराबर होता है। प्रोजेक्ट हाथी यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1992 को। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है 107, वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 573, सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व है 220 और संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व है 115। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को उसके विशिष्ट योगदानों के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में वैज्ञानिक दिए हुए हैं, सूची 2 में योगदान की प्रकृति दी हुई है। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। जोसेफ फूरियर, इनका योगदान है वातावरण द्वारा ऊष्मा के अपगमन को अवरुद्ध करने वाले सामान्य सैद्धांतिक रूपरेखा का वर्णन किया इन्होंने। जॉन टिंडल ने ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त अवशोषण की स्पेक्ट्रोग्राफी के माध्यम से प्रयोगात्मक पहचान की। स्वांते अरहेनियस, इन्होंने पृथ्वी के तापक्रम और गुणात्मक संबंध की गणितीय गणना की। जगदीश चंद्र बसु, अत्यधिक लघु तरंग दैर्घ्य पर वायरलेस संचार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। जोसेफ फूरियर अवधारणा के जनक थे, ऊष्मा को फंसाने वाले वायुमंडलीय सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किया था। जॉन टिंडल प्रायोगिक साक्ष्य दिया और जलवाष्प जैसे गैसों की अवरक्त अवशोषण की क्षमता की पहचान की। स्वांते अरहेनियस ग्लोबल वार्मिंग की नींव रखी, मात्रा और तापमान में वृद्धि का मात्रात्मक संबंध बताया। जगदीश चंद्र बसु भारतीय विज्ञान के अग्रदूत थे, केस्कोग्राफ और वायरलेस संचार में कार्य किया। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला एक ही है, आशीर्वाद। ऑप्शन डी करेक्ट है। उज्ज्वल इस तरह नहीं लिखा जाता है, उज्ज्वल इस तरह होता है, उज्ज्वल। श्रृंगार ये गलत है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार। समुद्रिक नहीं होता है, समुद्रिक होता है, समुद्रिक। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है
छल या कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। जिस तरह काठ की हांडी बस एक बार में जल जाती है, उसी तरह धोखा या कपट बस एक ही बार सफल हो सकता है, बार बार नहीं। इथेनॉल C2H5OH के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, तो कथनों को देखते हैं। पहला कथन है इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, बिल्कुल सही। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहते हैं, जो दारू पीते हैं उसे कहते हैं इथेनॉल, तो ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि इथेनॉल पानी में घुलनशील है, घुलनशील है। शराब को पानी में डाइल्यूट करके पिया जाता है, ठीक है। अगर घुलेगा नहीं तो फिर कैसे पिएगा। इथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। यह पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है, हाईली सोल्युबल होता है और किसी भी अनुपात में पानी के साथ मिश्रित होकर समांगी मिश्रण बनाता है। कमरे के तापमान पर यह एक रंगहीन तरल होता है। इसको अल्कोहल या स्पिरिट भी कहा जाता है और मादक पदार्थों का सक्रिय घटक होता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में भी किया जाता है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए क्विनाइन किसके लिए यूज होता है? तो ये मलेरिया के उपचार में यूज होता है। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया के रूप में। एथेनॉल ये सॉल्वेंट और कीटाणुनाशक है। डाइक्लोफेनेक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक जो है वो सूजन रोधी और दर्द निवारक होता है। तो हमारा सही कूट हो जाएगा ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन चुनना है हमें। कथनों का परीक्षण करते हैं। समूह 1 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, बिल्कुल सही। समूह 13 के तत्व को हैलोजन समूह कहते हैं, ये गलत है। समूह 17 के तत्व जो है वो हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, सही है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हैलोजन समूह जो है वो समूह 17 के तत्व हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समूह 13 के तत्व को बोरोन परिवार कहते हैं, बोरोन फैमिली कहते हैं। समूह 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? क्षारीय धातु, एल्कली मेटल्स हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ये भी हम देख चुके हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ये भी हम देख चुके हैं। बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर उच्च तापमान पर स्थिर रहता है और बेकिंग में उपयोग किया जा सकता है? तो सही आंसर है सुक्रालोस, ऑप्शन बी करेक्ट है, सुक्रालोस। सुक्रालोस जो है ये हाईली हीट स्टेबल होता है, मतलब उच्च तापमान पर भी विघटित नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है और अपना मीठा स्वाद नहीं खोता है। इसी के कारण इसको बेकिंग में, कुकिंग में और अन्य उच्च तापमान वाले खाद्य प्रसंस्करणों में यूज किया जाता है। एस्पार्टेम ये उच्च तापमान पर अस्थिर हो जाता है और टूटकर अपना मीठा स्वाद खो देता है, इसलिए बेकिंग में यूज नहीं किया जाता है। अयस्क के गैंग को हटाने के लिए अयस्क में मिलाया जाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लक्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। अयस्क होता क्या है और होता क्या है? यह वह खनिज है जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जिससे धातु निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन किया जाता है जिससे, तो वो होता है अयस्क। अब अयस्क में है अशुद्धियां भी मिली रहती है, तो अयस्क में जो मौजूद अवांछनीय अशुद्धि है, जो हमें नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज, जैसे कि मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ, इन सबको बोलते हैं गैंग, ठीक है। तो अयस्क में क्या मिला रहता है? गैंग, ये दोनों मिला रहता है। अब इस गैंग को हमें बाहर करना है, तो बाहर करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें फ्लक्स मिलाया जाता है। यह वह रासायनिक पदार्थ है जिसे अयस्क के साथ मिलाया जाता है। फ्लक्स अशुद्धियों गैंग के साथ अभिक्रिया करके एक गलनीय पदार्थ बनाता है, जिसे धातुमल या स्लैग कहते हैं। मतलब अयस्क में हम क्या मिला दिए? अयस्क में हमने मिलाया फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या करता है? फ्लक्स गैंग के साथ अभिक्रिया कर लेता है। फ्लक्स जो है गैंग के साथ अभिक्रिया कर लेता है और इससे बनता है एक धातुमल, जिसको बोलते हैं स्लैग। तो जब ये स्लैग बन जाता है, गैंग और फ्लक्स के बीच अभिक्रिया के कारण बनता है, जो पिघली हुई धातु से हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है और इसे आसानी से अलग कर दिया जाता है। स्लैग को हटा दिए तो हमें हमारे पास क्या मिला? हमारे पास धातु मिल गया, मेटल हमारा बाहर आ गया, ठीक।
परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है वे कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटॉप्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए H11, H12, H13, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इनको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम समस्थानिक क्या हो गया? वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर समान होता है और द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर भिन्न भिन्न होता है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये कार्बन के समस्थानिक हो गए। और हमने अभी देखा था हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा। संभारिक जिसको आइसोबार कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक जिसको आइसोटोन्स कहते हैं, और समावयवी आइसोमर्स। तो संभारिक क्या होता है? वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, मतलब उल्टा, समस्थानिक का उल्टा। समन्यूट्रॉनिक वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होता है। समावयवी आइसोमर्स वे अणु होते हैं, परमाणु नहीं, वे अणु होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन स्ट्रक्चर यानी संरचना भिन्न भिन्न होती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी ऑप्शन बी करेक्ट है। एंटोमोलॉजी क्या होता है? वो कीटों का अध्ययन है। माइकोलॉजी ये कवक यानी फंजाई का अध्ययन है। जीवाश्म विज्ञान यानी पेलियोंटोलॉजी ये जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है, फॉसिल्स के अध्ययन से। युग्लिना किस जगत में आता है? तो युग्लिना आता है प्रोटिस्टा में। ऑप्शन बी करेक्ट है। युग्लिना जो है यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिका वाला होता है, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों की विशेषताएं होती है। अपना भोजन ये स्वयं बना सकता है जैसे पौधे करते हैं, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्लांट सेल में क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल होता ही नहीं है। और ये गमन के लिए फ्लैजिलम का यूज करता है जैसे कि जंतु करते हैं। तो युग्लिना को जो है प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और जिन्हें चिकित्सा शास्त्र यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो वो है हरगोविंद खुराना। ऑप्शन ए। इनको 1968 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। होमी जहांगीर भाभा कौन थे? तो महान परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता था। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर है मेटाफेज। ऑप्शन बी करेक्ट है। मेटाफेज में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कोशिका के ठीक बीच में स्थित मेटाफेज प्लेट पर एक सीधी रेखा में अलाइन होते हैं। वे पूरी तरह से कंडेंस्ड रहते हैं और सबसे स्पष्ट और मोटी अवस्था में होते हैं, इसलिए अध्ययन करने के लिए यह सबसे उपयुक्त चरण है। इंटरफेज क्या होता है? यह विभाजन की तैयारी का चरण है। इसमें गुणसूत्र अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। एनाफेज में गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। टेलोफेज में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और फिर से असंगठित हो जाते हैं। इसलिए मेटाफेज सबसे बेस्ट चरण है गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं प्लूरा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये प्लूरा जो होता है ये दोहरी झिल्ली वाला संरचना है। एक और है पेरिटोनियम, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पेरिटोनियम जो है पेट की गुहा और पेट के अधिकांश अंगों को ढकने वाली झिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सरल उत्तक नहीं है? सरल उत्तक नहीं है पूछा जा रहा है, तो यह है जाइलम। यह कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। पौधों के उत्तकों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक सिंपल सरल, दूसरा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टिश्यूज क्या क्या है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है वो होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को मिलाकर संवहन बंडल बोला जाता है। संवहन बंडल। आहार नाल मूल रूप से किस से किस तक विस्तारित लंबी नली है? तो आहार नाल हमारा शुरू होता है मुख से और खत्म होता है गुदा में, माउथ टू एनस। ऑप्शन डी करेक्ट है। देख सकते हैं आप, माउथ से शुरू हुआ है और एनस पे खत्म हो गया है। यह है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर संचरण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? यहां नहीं पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ए ग्रुप से बी ग्रुप को। ए ग्रुप से बी ग्रुप को आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।
देखिए ओ ग्रुप जो होता है, ओ ग्रुप ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। क्या है ये? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। और ए बी ग्रुप जो है ये सब ग्रुप से ले सकता है ब्लड। ठीक है, ए बी सबसे ले सकता है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपेंट। यूनिवर्सल रेसिपेंट। तो यहां देखिए ओ ग्रुप से ए बी ग्रुप को दिया जा सकता है, बी ग्रुप से बी ग्रुप को दिया जा सकता है, ए बी ग्रुप से ए बी ग्रुप को दिया जा सकता है। सिर्फ नहीं दे सकते हैं तो ए ग्रुप से बी ग्रुप को। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है, व्यास बढ़ा रहे हैं, तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है, यानी रिजोल्विंग पावर। तो ये भी बढ़ेगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप के विभेदन क्षमता यानी रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, आरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाय लेमदा। तो आरपी मतलब क्या? रिजोल्विंग पावर। डी मतलब क्या? डी मतलब अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस या द्वारक यानी अपर्चर का व्यास। लेमदा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? आरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी का और आरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमदा का, तरंगदैर्घ्य का। तो मतलब अगर अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ाया जाएगा तो इसका विभेदन क्षमता भी बढ़ेगा। सोलर सेल के बारे में गलत कथन चुने। कथनों को देखते हैं। सोलर से मूल रूप से पीएन संधि होती है। सही बात है। सौर विकिरण सेल पर आपतित होने के बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, यह भी सही है। यह फोटोवोल्टीय प्रभाव पर कार्य करता है, यह भी सही है। तो तीनों कथन सही है। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। सोलर सेल जो है अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर पदार्थों, विशेष रूप से सिलिकॉन का बना होता है। इसकी मूल संरचना में एक पी प्रकार का और एक एन प्रकार का अर्धचालक एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे एक पीएन संधि बनती है। यह संधि ही प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने का केंद्र है। निम्न में से गलत कथन चुने। पहला कथन है क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरण को काटता है। सही है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण धूलकण है, यह भी सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है, यह गलत है। 8 मिनट नहीं, 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। किसी किसी बुक में आपको 8 मिनट 16.6 सेकेंड दिया हुआ रहेगा। चौथा कथन है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, यह भी सही है। देखिए क्रुक्स कांच में जो है सीरियम ऑक्साइड होता है, जो कि पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेता है और उन्हें आंखों तक पहुंचने से रोकता है। इसका उपयोग अक्सर चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। वायुमंडल में जो उपस्थित धूल कण है, जलवाष्प के कण है, ये सब क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी के कारण हमारा आकाश क्या नीला दिखाई देता है। और आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में मिला था। सदिश राशि का चयन करें। इनमें से सदिश कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा घनत्व। सदिश राशि होता क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? तो वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। धारा घनत्व ये एक सदिश राशि है। इसे किसी बिंदु से होकर प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी पर यूनिट एरिया में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा, दाब और ऊष्मा ये अदिश राशि है। मिलान करें। मिलान करना है इनका। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये क्या होता है? ये यूज किया जाता है मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए। फोटोमीटर दो स्रोतों की प्रदीप्ति एवं तीव्रता की तुलना करने वाला। मैनोमीटर, मैनोमीटर है गैसों के दाब को मापने वाला। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने वाला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1-4, 2-1, 3-2, 4-3। प्रश्न है प्राक्षेप्य गति पर निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है भाला फेंक में जब खिलाड़ी 45 डिग्री के कोण पर वस्तु फेंकता है तो अधिकतम दूरी प्राप्त करता है। बात तो सही है। कारण कण को अधिकतम परास मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए इसे 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करना चाहिए। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर ही मिलता है। दोनों कथन सही है। अब देखते हैं यहाँ क्या है। कथन और कारण की व्याख्या सही है और r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय
जी कथन कारण की व्याख्या करता है। देखिए, कथन और कारण की व्याख्या सही है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला गलत दिया हुआ है। फॉर्मूला होना चाहिए R इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहां पे जब हम 45 डिग्री का मान पुट करते हैं तब हमें मिलता है ये वाला। ठीक है, तो इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। कारण कथन दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर है प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार, ऑप्शन बी करेक्ट है। छाया की उत्पत्ति कब होती है? तब होती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आ जाती है और प्रकाश उस वस्तु के पीछे नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण है कि प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, जिसे बोलते हैं ऋजुरेखीय प्रसार, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। गोल्डन ट्रायंगल शब्द दक्षिण पूर्व एशिया में किसके लिए कुख्यात है? तो सही आंसर है नशीले पदार्थों का अवैध उत्पादन। गोल्डन ट्रायंगल वर्ड सुन के आपको लगेगा कि यहाँ गोल्ड से संबंधित है कुछ, तो ऐसा नहीं है, ये अफीम से संबंधित है। अफीम उत्पादन का केंद्र है ये, यहाँ अफीम उत्पादन होता है और इसका अवैध तस्करी भी होता है, अवैध तस्करी। ये रहा आपका गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का एक विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ अफीम की खेती होती है और यहाँ पे अवैध तस्करी होता है इसका। गोल्डन ट्रायंगल शब्द जो है CIA के द्वारा दिया गया था, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, 1970 के दशक में। इस प्रकार का एक और क्षेत्र है गोल्डन क्रेसेंट, ये आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में। ये रहा आपका ये गोल्डन क्रेसेंट, यहाँ भी अफीम मादक पदार्थ का उत्पादन और अवैध तस्करी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य द कुक्स पैसेज के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुक जलडमरू मध्य। कुक जलडमरू मध्य ये है कहाँ? तो ये है न्यूजीलैंड में। ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप के बीच स्थित है। इसके खोजकर्ता थे कैप्टन जेम्स कुक, इसी के नाम पर इसका नाम कुक आइलैंड रखा गया है। यह जलडमरू मध्य जो है प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य की कठिन नौवहन परिस्थितियों के कारण इसे द कुक्स स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। टॉरस जल संधि ये ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच है, प्रशांत महासागर और आराफुरा सागर को जोड़ता है। इसका नाम रखा गया था स्पेनिश खोजकर्ता लुइस वेज डी टॉरेस के नाम पर। मलक्का जलडमरू मध्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। विश्व का सबसे व्यस्त जलडमरू मध्य है, विश्व का सबसे व्यस्त। बेरिंग जलडमरू मध्य ये रूस और अलास्का के बीच स्थित है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, रूस और USA को अलग अलग करता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में CFB प्रतीक किस जलवायु को दर्शाता है? तो ये है समुद्री पश्चिम तट जलवायु को, ऑप्शन सी करेक्ट है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में CFB का क्या अर्थ है? तो C डिनोट करता है समशीतोष्ण जलवायु को यानी टेम्परेट को, F डिनोट करता है वर्ष भर पर्याप्त वर्षा यानी नो ड्राई सीजन, B डिनोट करता है वार्म समर को बट नॉट हॉट, तो ये संदर्भ करेगा समुद्री पश्चिमी तट जलवायु को। इस प्रकार CFB जलवायु को समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोर्टिस जोन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सौर कलंक से, ऑप्शन बी करेक्ट है, सौर कलंक सन स्पॉट्स। तो कोर्टिस जोन सूर्य की सतह पर यानी कि फोटोस्फीयर पर स्थित सौर कलंकों से संबंधित क्षेत्र है, सनस्पॉट से संबंधित क्षेत्र है। सौर कलंक के केंद्र को अम्ब्रा बोलते हैं और उसके चारों ओर के हल्के भाग को पेनम्ब्रा बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच जो पाया जाता है उसको बोलते हैं कोर्टिस जोन। मतलब अम्ब्रा क्या हुआ? सौर कलंक का गहरा और ठंडा भाग, पेनम्ब्रा हुआ उसके चारों ओर का हल्का भाग। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसी को बोलते हैं कोर्टिस जोन। कैसिनी डिवीजन क्या है और यह किस ग्रह से संबंधित है? तो यह संबंधित है शनि से। शनि के वलयों के बीच एक रिक्ति, इसको बोलते हैं कैसिनी डिवीजन, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसिनी डिवीजन जो है सैटर्न के रिंग्स में एक डार्क गैप है, यह ए रिंग और बी रिंग के बीच स्थित है। इसकी खोज की थी जियोवानी डोमिनिको कैसिनी ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैसिनी डिवीजन। घास भूमियों में वनस्पति घनत्व मुख्यतः किस कारक से नियंत्रित होता है? तो सही आंसर वर्षा की मात्रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। घास भूमियां यानी ग्रासलैंड वे पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं जहां वृक्षों की संख्या कम होती है, मुख्य वनस्पति इसका होता है घास। इन क्षेत्रों में वनस्पति का घनत्व मुख्य रूप से वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है।
अगर कम वर्षा हुआ यानी 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच तो सूखी घास भूमियां होगी जैसे स्टेपीज। मध्यम वर्षा होगी अगर 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच तो प्रेरी या सवाना जैसी घास भूमियां पाई जाएगी। पृथ्वी की लगभग 25% भूमि घास भूमि के रूप में पाई जाती है। पर्यावरणीय विषाक्तता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ सूची 1 में रोग या घटना दी हुई है, सूची 2 में मुख्य कारक या तत्व दिए हुए हैं। तो मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है पारा के कारण, मिथाइल मरकरी। इटाई इटाई किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता है नाइट्रेट के कारण, और ब्लैक फुट रोग ये आर्सेनिक के कारण होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 3, 1, 2 और 4। मिनीमाता रोग मिथाइल मरकरी यानी पारा से होता है, तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। जापान में सबसे पहली बार इसका पता लगाया गया था। इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, हड्डियों और गुर्दे में इफेक्ट करता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, नवजात शिशुओं में ऑक्सीजन परिवहन को बाधित करता है। ब्लैक फुट रोग पानी में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है, त्वचा और रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती है। फिल इन द ब्लैंक, सही वोकेबलरी यूज करना है इस सेंटेंस में, ये खाली जगह पे। तो सेंटेंस है द रिसेंट इकोनॉमिक हैज लेड टू वाइड स्प्रेड जॉब लूजेस अक्रॉस वेरियस सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। तो सही आंसर हो जाएगा स्लम, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्लम मतलब क्या? डिक्लाइन, डिक्लाइन या रिसेशन मतलब गिरावट, गिरावट हो गया अचानक से इकोनॉमिक में। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। ये फ्रेज दिया हुआ है, इसके लिए एक वर्ड हमें डिसाइड करना है इनमें से। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन डिसीविंग अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शार्लेटन, ऑप्शन ए। इसका मतलब क्या हुआ? मायावी, मायावी। ठीक है। निम्नलिखित संख्या समूहों में 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, तो भिन्न समूह का चयन कीजिए। तो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, 3 समूह, एक उससे बाहर है। तो यहां देखिए 12 है, 15 है, 17 है, 19 है, और इसके पास की संख्याओं को देखने पर आपको पता चलेगा कि इसके स्क्वायर के आसपास का कुछ संख्या है। तो 12 का स्क्वायर करके देखते हैं हम। 12 का स्क्वायर करके कितना हुआ? 144। अब है यहाँ पे 148, तो 4 जोड़ देंगे अगर हम तो 148 हो जाएगा। इसी तरह 15 का देखिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। अब इसमें 4 जोड़िए, कितना हो गया? 229। अब 17 है तो 17 का स्क्वायर करके देखते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर हो गया 289 प्लस 4 कितना हो गया? 293। और 19 का देखिए यहाँ पे 294 दिया हुआ है जबकि हमें 293 निकल रहा है, तो आंसर तो यही होगा। 19 का भी करके देख लेते हैं। 19 का स्क्वायर करने पर कितना मिलता है हमें? तो ये मिलता है 361 प्लस 4 कीजिए तो 365। ये भी मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, यही मैच नहीं कर रहा है। यदि आज से 3 दिन पहले मंगलवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 3 दिन पहले मंगलवार बताया जा रहा है, तो 3 दिन पहले अगर मंगलवार था तो आज क्या हो गया? 1, 2, 3 शुक्रवार। तो आज क्या है? आज शुक्रवार है। तो आगामी कल कौन सा हो गया? शनि। आगामी कल शनि। 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 1 और 2, तो ये दूसरा दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन तौलकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर x ग्राम का वजन का उपयोग करता है तो x का मान क्या है? तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र है, उसको याद रखना पड़ेगा। अभीष्ट लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बट्टे गलत मान और गुना 100। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पे अभिष्ट लाभ क्या दिया हुआ है? 20%, 20 दिया हुआ है। त्रुटि कितना का है? त्रुटि है वास्तविक मान और जो वो गलत मान का प्रयोग कर रहा है। तो वास्तविक मान कितना है? 1000 ग्राम, 1 किलो है ना, तो 1000 ग्राम और x ग्राम, और गलत मान कितना है? तो x ग्राम इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 20,000 माइनस x बाय x। ठीक है, इस 100 को आप यहां भेज दीजिए, इधर आ जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये 5, ये कितना हो गया 0.2, 1000 माइनस एक्स बाय एक्स। अब इस x को आप इधर भेज दीजिए, तो 0.2x इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स। अब 0.2x, इस x को इधर भेजिए, प्लस x इज इक्वल टू 1000। अब कितना हो गया, तो 1.2x इज इक्वल टू 1000। x कितना हो जाएगा 1000 बाय 1.2। अब ये 0 इधर गया, कितना हो गया, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 833.33 ग्राम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक नाव धारा की दिशा में 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हैं। तो स्थिर पानी में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब धारा की दिशा में चाल निकालते हैं, इसको u मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दूरी बट्टे समय। कितना दूरी है 28, समय कितना है 4, कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। और धारा की विपरीत दिशा में इसको v मान लेते हैं, तो दूरी तो उतना ही है 28, और टाइम कितना लग रहा है 7 घंटा। तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना क्या है, नाव की चाल स्थिर पानी में। तो शांत जल में अगर नाव की चाल निकाला जाए, शांत जल में नाव की चाल, तो ये फॉर्मूला होता है हाफ u प्लस v। तो ये कितना हो जाएगा, u का मान कितना है 7 और v 4, तो 11/2 यानी 5.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछ लिया जाता कि धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, हाफ u माइनस v। तो धारा की चाल पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है, अगर शांत पानी में नाव की चाल पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है। प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, उसका एचसीएफ 4 है, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस पे आप मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। पहली संख्या कितनी दी हुई है 16, दूसरी संख्या हमारी x है, एलसीएम 48 और एचसीएफ 4। तो x कितना हो जाएगा 48 गुना 4/16, 4 चौके 16 और 12 चौका 48, यानी हमारा दूसरा संख्या निकल गया 12। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न है, एक शंक्वाकार बाल्टी के ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और निचले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी धारिता यानी क्षमता यानी आयतन निकालने को बोल रहा है, लीटर में कितनी है, लीटर में। तो एक बाल्टी है कोई, ठीक है, इस बाल्टी का जो ऊपरी सिरे की त्रिज्या है यह है 20 सेंटीमीटर और इसके निचले सिरे की जो त्रिज्या है यह है 10 सेंटीमीटर और इसका हाइट क्या है, तो हाइट है 30 सेंटीमीटर यानी h। ये r हो गया, ये छोटी r हो गया। तो हमें पहले इसका आयतन निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r। अब इस पर मान पुट करना है हमें, 1/3 गुना पाई का मान कितना होगा 22/7, h कितना है हाइट 30, r कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 20 गुना 10। इसको सॉल्व करने पर आपको v का मान मिलेगा कितना, तो 22,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से आप भाग दे दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 22 लीटर। तो आंसर कितना है, ऑप्शन डी। प्रश्न है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को निम्नलिखित में से किस पठार पर काटती है। सही आंसर है बघेलखंड का पठार। ये पठार कहाँ है, तो ये पठार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा हुआ आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। और भारतीय मानक समय रेखा ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है
कहां पे? तो बघेलखंड पठार में। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, और ये दो रेखा जो एक दूसरे को काटती है इस पठार में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण नहीं करती है? तो नहीं कौन सी करती है? तो ये है मिसमी पहाड़ियां, ऑप्शन डी। पटकई, मीजो और चिन पहाड़ियां, ये तीनों जो है भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण करती है। मिसमी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये निर्धारण करती है भारत और तिब्बत सीमा का, तिब्बत जिसको कि चीन ने कब्जा कर रखा है। ये मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में अवस्थित है। निम्नलिखित एल्युमिनियम उत्पादन कंपनियों को उनके मुख्य परिचालन संयंत्र की अवस्थिति वाले राज्य से सुमेलित कीजिए। मतलब एल्युमिनियम प्रोडक्शन कंपनीज यहां पे दी हुई है और उनके लोकेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट कहां कहां है, किस किस राज्य में, वो देखना है। तो बालको कहां है? तो ये है छत्तीसगढ़ में, बालको छत्तीसगढ़ में है, कोरबा में, ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़ में। नालको कहां है? तो उड़ीसा में है, नालको उड़ीसा में। हिंडाल्को कहां है? तो हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में ही है, और इंडाल है, इंडाल झारखंड में। तो सही ऑप्शन हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंधु नदी तंत्र के दोआबों से सही रूप में संबद्ध नहीं है? कौन सा इसमें गलत है? तो बारी दोआब है व्यास और रावी के बीच, सही है। रेचना दोआब है रावी और चेनाब के बीच, बिल्कुल सही। झेलम दोआब है चेनाब और झेलम के बीच, ये भी सही है। सिंध सागर दोआब जो है चिनाब और सिंधु के बीच नहीं है, ये अवस्थित है झेलम और सिंधु के बीच, झेलम और सिंधु के बीच। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और उसके कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। देखते हैं कथन ए क्या कहता है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में अपने मार्ग में कम गाद जमा करती है, कम स्लिट जमा करती है। बिल्कुल सही बात है, हिमालयी नदियां ज्यादा स्लिट लेके जाती है। कारण आर क्या दिया हुआ है? प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है और उसका प्रवाह मार्ग अपेक्षाकृत पुराना यानी प्रौढ़ तथा स्थिर है। बिल्कुल सही बात है, और कारण आर जो है कारण ए की सही व्याख्या भी करती है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। प्रायद्वीपीय नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा जो है अपनी प्रौढ़ अवस्था और धीमी गति के कारण कम गाद लेकर आती है। प्रायद्वीपीय नदियां कठोर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बने पठारी क्षेत्र से बहती है, तो ये कठोरता जो है ना अपर्दन की शक्ति को, अपर्दन की दर को कम कर देती है, इसलिए ज्यादा गाद जमा नहीं कर पाते हैं ये। वाणिज्यिक अनाज कृषि का महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? अनाज कृषि का पूछा जा रहा है और वाणिज्यिक, तो सही आंसर है गेहूं, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित अनुसंधान संस्थानों को उनके सही स्थान से मिलाइए। स्तंभ 1 में संस्थान दिए हुए हैं, स्तंभ 2 में स्थान दिया हुआ है। तो आलू अनुसंधान संस्थान का है तो यह है शिमला में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान यानी चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में है। तो सही सुमेलित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सुअर की नस्ल गोवन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बदकावल, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जो सुअर की नस्ल है गोवन या बदकावल, इसका जो निर्माण किया गया है ये स्थानीय जंगली सुअर और चयनित घरेलू सुअरों के संस्करण से क्रॉस ब्रीडिंग से कराया गया है। यह भारत की पहली पंजीकृत स्वदेशी सुअर नस्ल है। निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य की जनजातियों को उनके निवास के प्रमुख राज्य या क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। यहाँ ट्राइब्स दिए हुए हैं, इसको राज्य या क्षेत्र से मिलाना है। तो बोडो कहाँ की है? तो बोडो है असम का, बोडो असम का हो गया। अंगामी कहाँ का है? तो ये है नागालैंड का। खासी मेघालय का है, गारो खासी जयंतिया, ये यहाँ पे पहाड़ी भी है गारो खासी जयंतिया। चकमा कहाँ का है? तो ये है त्रिपुरा का। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को किस अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी करेक्ट है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में युक्ति युक्त निर्बंधन की अवधारणा का विशेष रूप से उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज
किस पोर्ट पर लागू किया गया था? तो ये था कांडला पोर्ट, ऑप्शन सी कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट है कहां? तो ये है गुजरात में, गुजरात। बिहार की 2022 जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये हो गई है 13.07 करोड़, ऑप्शन बी करेक्ट है। अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय हेतु विशेष शक्ति से, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? तो यह अनुच्छेद है 243 ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा है, ग्राम सभा वह संस्था है जो किसी ग्राम में निवास करने वाले सभी पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है। ये जो भाग 9 जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार जोड़ा गया था, जो कि लागू हुआ था 1993 में। इसमें पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद दिए हैं, उससे विषय वस्तु दिए हुए, इनको एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु एसआईआर आयोजित की जाती है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित या अपात्र नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं को सम्मिलित करना। मतलब एसआईआर का यूज किया जाता है मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए। इसमें डुप्लीकेट जो भी मतदाता शामिल हो चुके होते हैं उसको हटाया जाता है और जो योग्य हैं उन्हीं मतदाताओं को पंजीकृत किया जाता है। अभी हाल में आपने सुना होगा बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत विवाद उठा हुआ है। भारतीय संविधान में रिट के प्रकार और उनके उद्देश्य का सही मिलान करें। अब स्तंभ 1 में रिट के प्रकार दिए हुए हैं, स्तंभ 2 में उसके मुख्य उद्देश्य या प्रयोग दिए हुए हैं। मिलान करते हैं। हेबियस कॉर्पस, ये है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध होने से मुक्त कराना। मैंडेमस रिट के द्वारा किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य पूरा करने का आदेश दिया जाता है। प्रोहिबिशन, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर रोक लगाता है। और को वारंटो, किसी पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। तो सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं। ये सभी रिट के प्रकार हैं। हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस यानी परमादेश, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। भारत में आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होती है। ये लागू होती है केवल चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए, आचार संहिता कोई कानूनी प्रावधान नहीं है बल्कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी नैतिक दिशा निर्देशों का एक समूह है। आचार संहिता लागू होता है चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही और यह समाप्त हो जाता है चुनाव परिणाम के बाद। इसका उद्देश्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया गया? तो यह किया गया था 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। इसके माध्यम से अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। यह संशोधन गोलकनाथ मामले जो कि 1967 का है, इसके निर्णय के बाद लाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो ढूंढना है हमें। प्रश्नकाल वह अवधि है जब सदन में सरकारी कामकाज शुरू होने से पहले प्रतिदिन मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, सही बात है। शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार यानी इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है और इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया के नियमों में है। शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार तो है लेकिन इसका उल्लेख जो है सदन की प्रक्रिया के नियमों में नहीं है, तो यह कथन हमारा गलत हो गया। स्थगन प्रस्ताव केवल ऐसे विषय पर लाया जा सकता है जो हाल ही में हुआ हो और निश्चित हो और लोक महत्व का हो, यह भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नकाल जो है ये सदन की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। इस दौरान संसद सदस्य यानी सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक तारांकित प्रश्न स्टार्ट, एक अतारांकित प्रश्न अनस्टार्ट और अल्प सूचना के प्रश्न शॉर्ट नोटिस। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
पहचान के लिए इस पे स्टार लगा दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न क्या होता है? लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इस पे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न ये 10 दिन से कम की नोटिस पर पूछे जाते हैं और इसका उत्तर भी मौखिक ही होता है। शून्यकाल या प्रश्नकाल की अवधि के बाद शुरू होता है। यह भारतीय संसदीय प्रक्रिया का नवाचार है, लेकिन उल्लेख जो है संसद के प्रक्रिया नियमों में नहीं है। स्थगन प्रस्ताव, इसका मुख्य उद्देश्य है सदन का ध्यान अविलंब किसी लोक महत्व के निश्चित मामले की ओर आकर्षित करना। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन की नियमित कार्यवाही रोक दी जाती है और उस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा शुरू हो जाती है। यह प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसकी स्वीकृति के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक अनुदान का कौन सा एक उद्देश्य नहीं पूछा जा रहा है, तो राज्यों को वित्तीय सहायता देना यह उद्देश्य है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाना यह भी है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देना यह भी है। केंद्र, राज्य और करों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करना ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राज्यों को केंद्र सरकार के करों में हिस्सा देना, यह कार्य जो है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 270 में है, अनुच्छेद 275 में नहीं। मार्टिन लूथर द्वारा चर्च की प्रथाओं के विरोध में 1517 में प्रकाशित प्रसिद्ध दस्तावेज का नाम क्या है? तो यह दस्तावेज है 95 थीसिस। ऑप्शन सी करेक्ट है। 1517 में मार्टिन लूथर ने विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर, कौन सा चर्च? विटेनबर्ग चर्च, इसके दरवाजे पर अपनी 95 थीसिस लगाई थी। इसमें उन्होंने चर्च की उन प्रथाओं की आलोचना की थी जिसमें क्षमा पत्रों की बिक्री शामिल थी। क्षमा पत्र क्या होते थे कि आप जो है जो भी पाप किए हैं कुछ पैसे देकर वो क्षमा पत्र खरीद लीजिए और वो पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस क्षमा पत्र का विरोध किया था मार्टिन लूथर ने। 10 आर्टिकल्स क्या है? तो ये इंग्लैंड के चर्च से संबंधित एक दस्तावेज था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से 3 देश केंद्रीय शक्तियों यानी सेंट्रल पावर का हिस्सा थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक। इस प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर्स का हिस्सा कौन था? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य, और बुल्गारिया भी बाद में इसमें सम्मिलित हुआ था। और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे? एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली बाद में शामिल हुआ था और अमेरिका भी 1917 में शामिल हुआ था इसमें। किसमें? तो मित्र राष्ट्रों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन के विषय में सही नहीं है? गलत कथन पूछा जा रहा है। कथन देखते हैं। उन्हें माध्यमिक दर्शन का आचार्य माना जाता है, बिल्कुल सही। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र और शून्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह भी सही है। तीसरा कथन है उन्होंने अष्ट साहिस्रिका प्रज्ञा पारमिता की रचना की, तो उन्होंने रचना नहीं की थी, इसको एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया था, सुव्यवस्थित रूप दिया था इसको। तो यह कथन गलत हो गया है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ये सही है। ये जो अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ है ये प्राचीन महायान बौद्ध ग्रंथ है, प्राचीन महायान बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। नागार्जुन ने इसकी व्याख्या की। नागार्जुन जो हैं भारत के आइंस्टीन कहलाते थे, उन्होंने इसकी व्याख्या की। ठीक है, नागार्जुन को बौद्ध विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि नागार्जुन जो है सम्राट कनिष्क के दरबार में थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। इनमें सही कौन सा है? कथन देखते हैं। कुर्रम चोल प्रशासन की एक इकाई थी जो कई गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी, बिल्कुल सही। तन्नियूर और तंकुरम उन बड़े शहरों या विशेष गांवों के लिए प्रयुक्त होते थे जिन्हें स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी, यह भी सही है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ी बस्तियां तन्नियूर या तंकुरम कहलाती थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एकल गांव या विलक्षण गांव, यूनिक विलेज। इनको एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी। निम्नलिखित में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में शुरू हुआ था के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? गलत पता करना है हमें, तो कथन को देखते हैं। पहला कथन है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, सही है। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे पंडित नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में आपको रिपीट होते हुए दिखेगा ये। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह एवं दूसरे अंबिकांत सिन्हा थे। तो ये
पहला वाला तो बात सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा सही आंसर यही है, ऑप्शन डी। दूसरे सत्याग्रही कौन थे बिहार में? तो दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अगर यहां अनुग्रह नारायण सिंह रहता तो ये भी सही होता, लेकिन यहां अंबिकांत सिन्हा दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित भारतीय दर्शनों के मतों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दर्शन मत दिए हुए हैं, सूची 2 में उसके प्रवर्तक या प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो सांख्य दर्शन किनका था? तो ये कपिल का था। सबसे प्राचीन दर्शन है ये सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन किनका है? तो न्याय दर्शन गौतम का है। योग दर्शन ये पतंजलि का है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। सही हो गया हमारा ऑप्शन सी। उदासीन निष्क्रियता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? तो ये अपनाया गया था लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो जॉन लॉरेंस ने 1865 से 1869 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। उन्होंने अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप से बचते हुए एक शांतिपूर्ण तटस्थता की नीति अपनाई। इसी नीति को बोला जाता है उदासीन निष्क्रियता की नीति, जिसका उद्देश्य था भारत की सीमाओं की सुरक्षा बिना युद्ध या बिना हस्तक्षेप के। धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। देखते हैं कथनों को। पहला कथन है धौलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में 2021 में शामिल किया गया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित है और यह कर्क रेखा पर स्थित है। यह भी सही है। तीसरा कथन है धौलावीरा की खोज SR राव द्वारा की गई थी। यह कथन गलत है। राव द्वारा नहीं किया गया था, JP जोशी द्वारा किया गया था, JP जोशी के द्वारा। यहां विश्व का सबसे बड़ा जलाशय और खगोलीय वेधशाला के प्रमाण प्राप्त हुए। बिल्कुल सही। तो सिर्फ ऑप्शन 3 ये गलत है, केवल 3 ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। असमंजस है, लोक व्यवहार है, चंपारण में गांधी ये भी है, द इंडियन स्ट्रगल नहीं है। ये लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। हम सबको पता ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। असमंजस और लोक व्यवहार, चंपारण में गांधी ये सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया? तो ये फहराया था अरुणा आसिफ अली ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तब अरुणा आसिफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। उषा मेहता ने इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो स्थापित की थी। कांग्रेस रेडियो ये एक गुप्त रेडियो स्टेशन था जो अंग्रेजों से छिपकर आजादी का संदेश प्रसारित किया करता था। सरोजनी नायडू ये बहुत प्रसिद्ध कवियत्री रही है, भारतीय बुलबुल कहा जाता है इसको, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल रही थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। याद रखिएगा इस पॉइंट को। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी 1963 से 67 तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही। कारण दिया हुआ इसका सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए की थी। यहां पे ये कारण गलत हो गया, बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कम करने के लिए की थी। तो कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक पदों को उसके संबंधित कार्यों से सुमेलित कीजिए। यहां सूची 1 में पद दिए हुए हैं, सूची 2 में कार्य या विभाग दिए हुए हैं। दीवान ए रिसालत ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विदेशी मामले या अपील विभाग का प्रमुख। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर यह धार्मिक मामलों और दान विभाग का प्रमुख होता था। बरीद ए मुमालिक यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो दोहावली है, कवितावली है, गीतावली भी है, रत्नावली नहीं है।
ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रत्नावली उनकी रचना नहीं है, रत्नावली उनके पत्नी का नाम है। और अगर रत्नावली तुलसीदास से अगर संबंधित नहीं है तब ये रचना है, तो ये किसकी रचना है? तो ये है हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन की। यहां हमें तुलसीदास जी का बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी रहेगा। हुमायूं ने ख्वाजा अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। उन्होंने मीर सैयद अली के साथ मिलकर किस बड़ी चित्रकला परियोजना का नेतृत्व किया जिससे मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई? तो सही आंसर है हजमानामा, ऑप्शन ए करेक्ट है। हजमानामा का प्रारंभ जो हुआ था ये मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। किन चित्रकार के नेतृत्व में हुआ था? तो ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली के नेतृत्व में। ख्वाजा अब्दुस समद को हुमायूं ने सीरी कलम यानी मीठी लेखनी की उपाधि दी थी। तो केजीएस के टेस्ट 4 का सारा क्वेश्चन हमने देख लिया, सारा एक्सप्लेनेशन देख लिया। नेक्स्ट वीडियो लेकर, नेक्स्ट टेस्ट लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।